हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे गांधी युग में। और ज़्यादातर साथियों आप ये समझ लीजिएगा कि वनडे कोई भी एग्जाम हो, आपको जब तक एमसीक्यूज करना नहीं आएगा, मल्टीपल तरीके से एमसीक्यूज करोगे, बहुत ज़्यादा जब एमसीक्यूज बनाना शुरू कर दोगे, तब जा करके सिलेक्शन होने के हम लोग नज़दीक हो पाते हैं साथी। ठीक है, थ्योरी बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन हम एमसीक्यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूछे क्या जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। थ्योरी के साथ साथ हमको एमसीक्यूज पर भी ध्यान देना है। इसलिए इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आइए हम आज बात करेंगे गांधी युग में आधुनिक भारत को लेकर के। गांधी युग में चर्चा करेंगे और उन सभी एमसीक्यूज को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभावना भी रखते हैं। वे सभी एग्जाम हो, वह चाहे यूपी पुलिस हो या एसएससी हो या रेलवे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होने वाला है साथी। तो क्लास को शेयर करते हुए आते हैं। सबसे पहले लाइक कर दिया करें क्लास को दोस्तों, जिससे रीच ज़्यादा मिल जाती है अपने को। ठीक है, और कमेंट एक अच्छा सा कर दिया करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है साथी। इस क्लास को बनाने के पीछे बहुत बड़ा समय लगता है साथी। ठीक है, मेहनत लगती है, थोड़ा एक लाइक चाहिए और आपका एक प्यारा सा कमेंट हम उम्मीद रखते हैं आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और जो भी नए दोस्त हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को और प्रेस कर लें बेल आइकन को, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आइएगा बात करते हैं हम लोग गांधी युग में। और पहला एमसीक्यू जो आपके सामने है दोस्त, क्या कि निम्नलिखित में से किसने अनहैप्पी इंडिया कृति की रचना किया है। दोस्त पूछा जाता है कि रचनाएं बुक्स एंड ऑथर से पूछा जाता है, और वह कभी कभी ये भी हो सकता है बुक्स एंड ऑथर का कि वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ सकता है, वह मेडाइवल हिस्ट्री से पूछ सकता है, वह या एंशियंट हिस्ट्री से पूछ सकता है। ठीक है, या करंट बेस्ड कुछ जो बुक्स लिखी जाती हैं ऑथर्स के द्वारा, उनको भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है आधुनिक भारत में अनहैप्पी इंडिया दोस्त किसकी कृति है या किसकी रचना है, इस बात को आपको बताना है कि अनहैप्पी इंडिया। ठीक है दोस्त, किसकी है आप ये देख लीजिएगा। पहला है बाल गंगाधर तिलक, क्या इनकी है? इनकी है दोस्त, क्या गीता रहस्य। गीता रहस्य, यह इनकी किताब है। किसकी? बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की यह किताब है, इसका नाम है गीता रहस्य। ठीक है, दूसरी बात, गांधी जी की बुक का नाम बताएं तो बोलेंगे हिंद स्वराज। क्या नाम है दोस्त? हिंद स्वराज, ये गांधी जी की बुक का नाम है। लाला लाजपत राय, अर्थात ये है अनहैप्पी। लाला लाजपत राय की बुक का दोस्त क्या नाम है? बोलेंगे अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम है दोस्त? अनहैप्पी, अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया, ये किसकी बुक है? लाला लाजपत राय की। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ, द डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपने जाना ये उनकी बुक्स हैं। तो अनहैप्पी इंडिया भी हमने आपको बताया कि अनहैप्पी इंडिया किसकी कृति है या किसकी रचना है दोस्त? बोलेंगे लाला लाजपत राय की। और यही आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या आप लोग कर पाए हैं इसको? अगर कर पाए हैं तो आपका एक नंबर फिक्स हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेसिडेंसी शहरों में से, प्रेसिडेंसी जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, आर्थिक और राजनीतिक मामले यहां से देखे जाया करते थे। ठीक है, प्रेसिडेंसी शहरों में से विश्वविद्यालय की स्थापना स्थापना वर्ष कब प्रारंभ हुई थी? अर्थात ये कहना चाहता है कि प्रेसिडेंसी में जो विश्वविद्यालय बने उनकी स्थापना दोस्त कब होती है, इस बात को समझना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी शहरों में से, प्रेसिडेंसी शहरों में का मतलब होता है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कोठियां स्थापित किया हुआ था। और वह कहां कहां पर कोठियां दोस्त स्थापित किया हुआ था, इस बात को भी आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है ना, शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ क्लास को दोस्त। ठीक है, जिससे सभी तक पहुंच जाएगी क्लास, सभी को लाभ हो पाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर है साथी क्या? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी थी दोस्त क्या? कोलकाता, कोलकाता। तो एक प्रेसिडेंसी थी दोस्त जिसका नाम था कोलकाता प्रेसिडेंसी।
और एक है महाराष्ट्र में, जहां पर थी क्या, मुंबई, उस समय का बंबई कहा जाता था, बंबई, है ना, बंबई प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी यहां पर थी, ठीक है। और ये थी कोलकाता प्रेसिडेंसी, ये बंबई प्रेसिडेंसी, और यहां पर था दोस्त मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, ठीक है। तो क्या बंबई प्रेसिडेंसी हो गई, ये मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, और इधर तो यहीं पर क्या खोले गए थे, स्थापना का जो है कि विश्वविद्यालय भी बनाए गए, कि इनकी स्थापना की गई दोस्त, ठीक है। और तो फिर कब की गई थी, इस बात को आपको समझना है कि ये कब की गई थी दोस्तों, 1857 में। इस बात को याद रख लेना, 1857, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए, फिलहाल आपको समझ पा रहे होंगे। 1857 ईस्वी में यहाँ पर जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियां थी, फैक्ट्रियां थी, वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात करी गई थी, हुई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये ए हो जाएगा, बी, सी और डी, अर्थात ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आइए कि भारत लौटने के बाद, कौन भारत लौट रहा है, गांधी जी, कि भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था। मतलब गांधी जी ने पहला आंदोलन, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट करके आए, तो वह पहला आंदोलन किसके खिलाफ मतलब कि लड़ा हुआ था या किया हुआ था, है ना। अनुबंध खेती के खिलाफ किया हुआ था, या न्यायिक व्यवस्था के जातीय भेदभाव था, या अनुबंध कुली प्रणाली थी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या हो सकता है ना। तो जल्दी से इस प्रश्न का दोस्त आंसर दे पाएंगे आप लोग, जल्दी से दीजिएगा जरा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पर आंसर हो जाएगा क्या, अनुबंध खेती, क्या हो जाएगा मित्र, अनुबंध खेती, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। अनुबंध खेती का मतलब है दोस्त, क्योंकि अंग्रेजी जो है कि सरकार भारतीय किसानों से जबरन वाणिज्यिक कृषि करवा रही थी। वाणिज्यिक कृषि में जैसे जूट की खेती करना, कपास की खेती करना, ठीक है, जैसे नील की खेती करना। तो इन खेतियों में से सबसे ज्यादा मात्रा में उस समय जो नील की खेती करवाई जाती है। और नील की खेती दोस्तों ये समझिएगा कि जिस खेत में की जाती है, जिस भूमि पर की जाती है, तो वह खेत दूसरी फसल उपजाने के लिए अच्छा नहीं रहता, अर्थात भूमि बंजर हो जाया करती है ना। तो इसमें किसानों को क्या था, नुकसान हो रहा था, उनकी खेती बंजर हो जा रही थी, और अंग्रेजी सरकार उनको लगान भी बढ़ाती चली जा रही, उसके बदले में ना तो मुआवजा दे रही थी, और इस तरह से बड़ा ही किसान परेशान हो चुका था। तो बिहार के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, जो कि लखनऊ सम्मेलन जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का सन 1916 में, वहीं पर आकर के गांधी जी से मिलते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो एक आंदोलन हुआ था दोस्त, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। उसका नाम क्या है दोस्त, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान कब होता है दोस्त, सन 1917 ईस्वी में हुआ था, और गांधी जी का पहला सफल आंदोलन भी है, याद रखेंगे, यह गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था, पहला सफल आंदोलन भी यही रहेगा। तो इस बात को भी याद कर पाएंगे, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अनुबंध खेती के तहत इसका किया गया था, इस बात को समझना है, ठीक है। क्या ये बात समझ पाए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब चलाया गया, ये कब चलाया गया मित्र, ये कब चलाया गया, इस बात को आपको समझ में आया होगा कि ये कब चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। जल्दी से कमेंट करके बताते रहें, ठीक है। तो निम्नलिखित में से विचार करिए, इस पर क्या विचार करना है कि नमक कानूनों और अन्य विशिष्ट औपनिवेशिक नियमों का उल्लंघन था, या कुछ क्षेत्रों में भू राजस्व, या कुछ क्षेत्रों में भू राजस्व, एक मिनट, तो कुछ क्षेत्रों में दोस्त क्या है कि भू राजस्व, है ना, कुछ क्षेत्रों में भू राजस्व एवं चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार, या विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना देना था, या औपनिवेशिक शासन को अंदर से बाधित करने के लिए विधानमंडलों में भागीदारी थी। तो आपको बताना है उपरोक्त में सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा क्या थे, क्या केवल एक था, दो था, या तीन था, या सभी थे, है ना।
तो ये बताना है दोस्त। इसका आंसर है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना देना। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन साथी है सन 1920। क्या सब 1920 इसमें था। कपड़े मतलब शराब की दुकानों पर धरना देना, मतलब पहला है विदेशी वस्त्रों को जलाना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, है ना। शराब की दुकानों पर धरना देना, क्या है, शराब की दुकानों पर धरना देना, है ना। और इस तरह से बहुत सारे कार्य गांधी जी ने जो है कि असहयोग आंदोलन में किया कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, है ना। उनके कॉलेज या विद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे जाकर के, वकील अपनी वकालत नहीं करेंगे जाकर के, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे जितने भी लोग हैं वो सरकारी या अंग्रेजों के स्कूलों में पढ़ने नहीं जाएंगे, विद्यालय में नहीं जाएंगे, जितने भी जो है कि मंत्री है, नेता है, उनकी विधानसभाओं में जाकर के, न्यायपालिका में जाकर के नहीं जाएंगे। इस तरह से उनका हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका कार्य था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना देना था। तो इसी के तहत एक घटना हो जाती साथी सन 1992 में 4 फरवरी सन 1922 को एक घटना होती है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। और वहीं पर 23 कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था गोरखपुर के लोगों ने, समझ रहे हैं आप। तो यहीं पर भी स्थगित भी हो जाता है, गांधी जी के द्वारा स्थगित भी करवा दिया गया था, ठीक है, इस आंदोलन को। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और समाचार पत्र पत्रिका संबंधित संपादक लेखक को बताइएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी समाचार पत्र पत्रिका है और उसके लेखक के सामने क्या वो सही मिलान करता है या मिलान करते हैं कि नहीं, इस बात को आपको समझते हुए चलना है और इसका आंसर देना है, ठीक है। कि गुमनाम श्याम जी कृष्ण वर्मा की है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ब्रह्मावंत उपाध्याय की है, वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल की। अब ये आपको बताना है कि यह रचना कौन सी है जो कि सही युग्म सुमेलित करना है आपको। केवल एक सही है या केवल दो सही है या तीनों सही है, तो जल्दी से बताना है आपको इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा है दोस्त। देखिए वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल की क्या है, बिल्कुल नहीं। वंदे मातरम ये बिपिन चंद्र पाल की है, नहीं है ना। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ब्रह्मावंत उपाध्याय की है ना, क्या ये है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात गुमनाम श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा की है, तो ऑप्शन केवल एक राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइएगा। कहा गया है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता दोस्त हुआ कब था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बोलेंगे गांधी इरविन समझौता। ये जो गांधी इरविन समझौता है इसे ही दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट। और ये कब हुआ था दोस्त, बोलेंगे 5 मई, कब हुआ था, 5 मई, अरे यार, सन 1931 ये होता है गांधी इरविन समझौता, इसे गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह किस समय हुआ था, तो बोलेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। किसके, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इसमें हस्ताक्षर हुए थे, किसके, बोलेंगे गांधी जी के। उस समय वायसराय दोस्त कौन था, उस समय वायसराय कौन है, वायसराय, तो वायसराय का नाम है दोस्त इरविन, उसी के साथ तो समझौता होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं, पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, वो अलग की कहानी बताएंगे फिर आगे, ये बात है। तो दोस्त किस आंदोलन से संबंधित है ना गांधी इरविन समझौता, क्या उस समय रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट साथी कब आया है, 19 मार्च 1919 को आया रॉलेट एक्ट, जिसे
बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, जिसे आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से जाना गया, जिसे काला कानून कहा गया, है ना, तो इस नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों ने वह 1920 है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा साथी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है। हरा रंग का जो प्रतीक है ये क्या है दोस्त? ये किसका प्रतीक है? हरा रंग, है ना, ये किसका प्रतीक है? बताइए जल्दी से, इसका आंसर दीजिएगा। क्या ये वीरता का प्रतीक है? क्या ये वीरता का प्रतीक है दोस्त? क्या ये त्याग का प्रतीक है? क्या ये मिट्टी और स्मृति का, समृद्धि का संबंध रखता है? क्या ये सत्य का प्रतीक है? जल्दी से बताएं। तिरंगा, है ना। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया? अपनाया गया कब दोस्त अपनाया गया था? बोलेंगे 22 जुलाई सन 1947। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य होगा। 22 जुलाई सन 1947 को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, और किसके द्वारा अपनाया गया? बोलेंगे संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया जाता है। और इसका जो है कि राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसका मतलब कि डिजाइन किसने किया हुआ था? डिजाइन की बात करें तो डिजाइन किया था पेंगली वेंकैया ने। पेंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया हुआ था, और इसका जो रेशियो है, जो अनुपात है, लंबाई प्लस चौड़ाई का अनुपात क्या है पूछ सकता है? तो बोलेंगे लंबाई और चौड़ाई का कहे तो लंबाई हो जाएगी आपकी 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में। आप पूछ सकता है 2:3, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई कह सकता है, तो उसी हिसाब से आपको बता देना है, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया हुआ था, और 22 जुलाई सन 1947 को हमारी संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। और इसमें 3 रंग हैं, और आपने जाना कि इसमें कितनी तीलियां हैं? बोलेंगे 24 तीलियां हैं, है ना, 24 तीलियां हैं। और चक्र है इसमें, जो अशोक के चक्र से लिया गया है, अशोक की लाट में जो चक्र है, और चक्र क्या है? निरंतरता का प्रतीक है। आपने एक गाना सुना होगा, क्या एक सॉन्ग सुना होगा कि हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, लाल क्या कहते हैं कि वो सॉन्ग का नाम क्या है कि सॉन्ग है कि केसरिया भल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता प्रतिपले आगे कदम बढ़ेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो आपने क्या जाना कि इसमें सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि केसरिया बल भरने वाला, केसरिया जो है वह वीरता का प्रतीक है दोस्त। केसरिया जो है वह किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है ना, शौर्य का प्रतीक है ना, वीरता का प्रतीक है, या हम कह सकते हैं यह शौर्य का प्रतीक है ना। केसरिया बल भरने वाला सादा जो सफेद है ना, सफेद जो रंग है, सफेद रंग है ना, वो सच्चाई का है, सत्यता का है ना। तो सत्यता का क्या है? सफेद रंग है, सादा है सच्चाई। और हरा रंग है हरी हमारी, अर्थात हरा जो रंग है वो हरी हमारी धरती की अंगड़ाई का मतलब पृथ्वी की समृद्धि है, उसकी उर्वरता है, उसको देखते हैं। और चक्र जो कहता है कि प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, तो हमेशा निरंतरता से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने लक्ष्य की ओर। तो यही बताया गया है, इसका आंसर है दोस्त क्या? सी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहा गया है कि आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग। आंध्र महिला सभा के संस्थापक मित्र कौन है? बोलेंगे पंडिता रमाबाई थी,
या दुर्गाबाई देशमुख थी, या गायत्री देवी थी, या सरोजिनी नायडू थी? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा दोस्त। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, सही हो जाएगा, दुर्गा भाई देशमुख। सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें दोस्त, सरोजिनी नायडू क्या है तो पूछ लिया जाता है कि सरोजिनी नायडू ये उत्तर प्रदेश की पहली पहली महिला राज्यपाल थी, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल दोस्त रही। और इसके बाद याद रखें कि ये इन्होंने क्या किया हुआ था कि कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, अधिवेशन की अध्यक्षता, जिसमें हिंदी को अपनाया गया था भाषा के रूप में, अध्यक्षता की, है ना। कब किया था? सन 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इनका उपनाम जाना जाता है किसने? उपनाम या निकनेम क्या कहते हैं इनको? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है दोस्त। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने जाना, दुर्गाबाई देशमुख है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आइएगा। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया हुआ था? ये जितने भी दोस्त क्वेश्चन है हल्के में मत लीजिएगा, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। तो देखिएगा जरा कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था मित्र? द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना। द्वैत शासन प्रणाली, तो द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन मतलब दोस्त क्या है इसका? इसको हम कह सकते हैं दोहरा शासन, डुअल शासन, दोहरा शासन। एक डायरकी नामक बुक लिखा था, इस पर एक किताब लिखा है किसने? इस पर एक किताब लिखा है दोस्त, उसका नाम है डायरकी, है ना। डायरकी नामक किताब लिखी गई है ना, द्वैत शासन में डायरकी नामक किताब। और किसने लिखा है ये आप कमेंट में बताइएगा जरा। तो दोहरा शासन मतलब शुरुआत किसने किया इसकी? शुरुआत किसने किया था? शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने शुरू किया दोस्त? रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव का जो समय है दोस्तों क्या है, 1757 से लेकर के फिर ये 60 तक रहता है। और दूसरा शासन है 1765 से लेकर के और ये 67 तक रहता है शासन, ठीक है। तो इसने द्वैत शासन जो है प्रणाली लागू किया हुआ था। अब ये आपको बताना है कि द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया। तो एक व्यक्ति है कि द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो इसने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। और कब समाप्त किया था, ये इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है। तो कब समाप्त किया था दोस्त? इसको किया था सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था गया था। कार्नवालिस क्या है ना। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। इसे स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली ने दोस्त क्या किया हुआ है? लॉर्ड वेलेजली ने इसकी सहायक संधि स्थापित किया हुआ था। इसने सहायक संधि को लागू किया था। तो इस बात को भी आपको याद रख लेना है। तो ये सारे तथ्य आपने समझ पाए क्या है ना। यह समझ में आया ना आपको? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आप बताएं। बोलेंगे पहली महिला अध्यक्ष मित्र थी, कौन थी वो? जल्दी से बताइएगा। पहली महिला अध्यक्ष का नाम है, इसका नाम है एनी बेसेंट। कौन थी मित्र? एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्या है? पहली
महिला अध्यक्ष हैं और ये विदेशी हैं। भारतीय तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये पहली महिला है और विदेशी महिला है ना, पहली महिला अध्यक्ष है। और एक इन्होंने किसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किया हुआ था, तो कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। ये कलर नहीं समझ में आ रहा क्या, दूसरा ले लेता हूं। तो इसका आंसर है दोस्त क्या, एनी बेसेंट। तो बोलेंगे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और ये पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और ये कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कोलकाता अधिवेशन दोस्त कब होता है, बोलेंगे सन 1917 में बनी हुई थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। और जो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया हुआ था सन 1925 ईस्वी में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर आपने जाना, इसका आंसर क्या है दोस्त, सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइएगा। कहा गया है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया हुआ था, इसका आंसर क्या है दोस्त, क्या विवेकानंद ने किया हुआ था, बिल्कुल नहीं। दयानंद सरस्वती ने किया हुआ था, वो भी नहीं। तो इसका आंसर क्या अरविंद घोष है, वो भी नहीं है। तो आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है सी, अर्थात राजा राम मोहन राय। इनका नाम है दोस्त क्या, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। दोस्त यहां पर आप लोग देखिएगा कि राजा जो है ये भी क्या है दोस्त, ये उपाधि है, ये राजा क्या है, उपाधि है। और जो राय है ये भी क्या है दोस्त, ये भी उपाधि है। ये जो उपाधि है किसने दिया हुआ था, राय या राया की उपाधि, ये अवध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा प्रदत्त, सिराजुद्दौला के द्वारा ये उपाधि राजा राम मोहन राय को राय या राया की उपाधि दिया गया था। और अकबर द्वितीय के द्वारा, अकबर मुगलिया सल्तनत के उत्तर मुगल कालीन के शासक, इनका नाम था अकबर द्वितीय या अकबर सेकंड के द्वारा प्रदत्त। तो अकबर द्वितीय के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से इनका नाम हुआ राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी दोस्त इन्हीं की रचना है, किसका नाम है, आत्मीय सभा। क्या नाम है दोस्त, आत्मीय सभा, ठीक है ना। आत्मीय सभा इन्होंने कब स्थापना किया हुआ था, बोलेंगे सन 1814 ईस्वी में। कब किया हुआ था, 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया हुआ था। दोस्त पूछ सकता है राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां पर हुई थी, बोलेंगे लंदन के ब्रिस्टल शहर में, लंदन के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कारण क्या था मृत्यु का, इनको एक रोग हो गया था दोस्त। क्या रोग था, कारण था मेनिंजाइटिस रोग, मस्तिष्क की बीमारी है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। ये मस्तिष्क की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है, जिससे एक क्या होती है कि ब्रेन में जो मेनिंजाइटिस मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसमें जो है कि स्वेलिंग आ जाने से व्यक्ति डेथ हो गई थी इनकी लंदन के ब्रिस्टल शहर में। और वहीं पर इनकी क्या है, समाधि भी बनी हुई है। तो कभी पूछ लिया जाता है कि वो भारतीय व्यक्ति जिनकी समाधि विदेश में है या लंदन में है या ब्रिस्टल शहर में, उनका नाम है राजा राम मोहन राय। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया हुआ था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहां से शुरू किया हुआ था, क्या ये बात आपको पता है। तो नमक सत्याग्रह दोस्त है ना, नमक सत्याग्रह
ये किसका भाग है? बोलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग है। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग है। जो पहला भाग है इसका नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और इसे ही दोस्त दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो दोस्त जो शुरुआत होती है, पूछा जाएगा कि बताइए शुरुआत कहाँ से हुई थी? बोलेंगे गुजरात, गुजरात से। राज्य का नाम क्या है? गुजरात, है ना। गुजरात में अहमदाबाद, अहमदाबाद के कहां से? बोलेंगे साबरमती, साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरुआत किया हुआ था गांधी जी ने। और है ना सूरत, सूरत जाते हैं, सूरत के डांडी, सूरत के कहां पर गए थे? डांडी, डांडी तक इन्होंने यात्रा किया था। और ये शुरुआत किस दिन किया हुआ था ये पूछ सकता है। बोलेंगे कब? बोलेंगे 12 मार्च, 12 मार्च सन 1930 से स्टार्ट किया, और ये 5 अप्रैल, 5 अप्रैल सन 1930 तक ये जो है कि पद यात्रा हुई, और जाकर के नमक कानून को तोड़ा। अंग्रेजों के नमक को नहीं खाएंगे, इसलिए अपना नमक बनाएंगे, इस नमक कानून को तोड़ा, है ना। इनके साथ कुछ कितने लोग थे, कितने स्वयंसेवक थे, ये पूछा जाता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। साबरमती आश्रम, तो ये बात है कहां शुरू किया हुआ था? ऑप्शन आ जाएगा साबरमती आश्रम। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म का नाम बताओ। पहली रंगीन फिल्म जो कलरफुल थी, उस रंगीन फिल्म का नाम क्या है दोस्त? आपको ये बताना है, इस प्रश्न का आंसर देना है ना। क्या हो जाएगा? बोलेंगे भारत की पहली जो रंगीन फिल्म है, रंगीन फिल्म इसका नाम क्या है दोस्त? क्या राजा हरिश्चंद्र नाम है? ये पहली मूक फिल्म है। क्या है? पहली, पहली मूक फिल्म है, मूक फिल्म, है ना। पहली मूक कब रिलीज हुई थी? सन 1913 ईस्वी में, इस बात को याद रख लेना। और इसके बाद आलम आरा पहली बोलती फिल्म है, पहली बोलती फिल्म है, पहली बोलती फिल्म पूछ सकता है, इसका नाम है आलम आरा। ये रिलीज हुई थी सन 1933 ईस्वी में, ठीक है, सन 1933 ईस्वी में। अब पूछेगा कि बताइए जो पहली रंगीन फिल्म है, तो इसका नाम है पहली रंगीन, रंगीन फिल्म है क्या दोस्त? पहली रंगीन फिल्म है, इसका नाम है क्या? यही है क्या? किसान कन्या। तो ये फिल्म पहली रंगीन फिल्म है, किसान कन्या फीचर फिल्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। और नीचे दिए गए कूट में आपको बताना है कि बताइए वे कौन सी घटना कब कब होती है। जब तक आप इस घटना को नहीं पता कर पाएंगे तो इसका आंसर कभी दे नहीं सकते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन दोस्त आपके सामने है, और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर उम्मीद है कि आप लोग देंगे या दे पाएंगे, ठीक है दोस्त। हंटर आयोग जो है इसकी स्थापना होती है कब? सन 1882 ईस्वी में। हंटर आयोग की स्थापना कब होती है? हंटर आयोग की स्थापना 1882 ईस्वी में होती है, 1882 ईस्वी में होती है। इसके बाद सैंडलर आयोग 1917 में। सैंडलर आयोग कब बना? बोलेंगे सैंडलर आयोग आया था सन 1917 में आया। इसके बाद बता सकते हैं कि वुड डिस्पैच कमीशन आता है सन 1854 ईस्वी में। और इसके बाद पूछ सकता है सार्जेंट एक्ट आता है सन 1944 ईस्वी में। अब आपको क्रम लगाना है, क्या लगाना है? क्रम लगाना है। तो हंटर आयोग कब आया? सन 1882 ईस्वी में। सैंडलर आयोग 1917 में। वुड डिस्पैच कमीशन आता है 1954 में, 1854 में। सार्जेंट आयोग योजना आती है कब? 1944 ईस्वी में। तो अब इसमें क्रम लगाना है, तो सबसे पहले आएगा क्या? 1917। तो 1917 कहां पर है? कौन सा ऑप्शन है? बी। क्या यहां पर बी ऑप्शन है कोई?
है ना, सबसे पहले आएगा क्या 1917 आएगा। अब इसमें लगाइए जरा, तो सबसे पहले क्या आएगा 1854 आएगा। तो सी पहला क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा, है ना, पहला हो गया सी। इसके बाद कौन सा आएगा, 54 के बाद आप चलेंगे तो 82 में आएंगे, तो क्या आ जाएगा ए, तो दूसरे पर आ जाएगा ए। फिर इसके बाद 82 के बाद क्या आ जाएगा 1917, इसका मतलब आ जाएगा सी, तीसरा हो जाएगा सी, और इसके बाद डी ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा। तो अब इसमें लगा दीजिएगा ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा कि पहला का मतलब सी हो जाएगा, ठीक है, सी, फिर दूसरा ए, तीसरा बी, तो सी ए बी डी। सी ए बी डी कहां पर है, सी ए बी डी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्त, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। ये लेवल वाले क्वेश्चन है दोस्त, है ना, इनको हल्के में मत लेना, ये पीसीएस को कवर करते हैं, समझ में आया आपको। तो ये आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, आपको बताना है। भूमि सुधार, रॉलेट एक्ट क्या भूमि सुधार के लिए आया था, बिल्कुल नहीं आया था। राष्ट्रीय आंदोलन का था, यह भी नहीं था। तो युद्धकालीन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाना था, या विश्व युद्ध में बंदियों का मुकदमा चलाना था, नहीं। इसमें ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, सी सही होने वाला है कि युद्धकालीन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था, है ना, ये सही है। ठीक है, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर आइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना, तो बोलेंगे जलियांवाला बाग दोस्त कहां पर है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कहां पर है, बोलेंगे जलियांवाला बाग है अमृतसर। कहां पर है दोस्त, अमृतसर, अमृतसर पंजाब में है ना, जलियांवाला बाग। और एक घटना हुई थी 13 अप्रैल सन 1919 के दिन, है ना, ये है। तो ऑप्शन हो जाएगा 13 अप्रैल सन 1919, ठीक है। जलियांवाले बाग से दुखित होकर के किसने अपनी उपाधियों को लौटा दिया हुआ था साथी, है ना, वह प्रश्न पूछता है। जलियांवाला बाग की घटना में, इसमें उस समय जो अमृतसर पंजाब में है, और जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही गेट है, बीच में कुआं भी था। तो क्या हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये पंजाब के जाने माने लीडर थे, इनको अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया हुआ था। तो उन्हीं को छुड़वाने के लिए लोग जुलूस निकाले हुए थे। पहले इन्होंने पहले जुलूस में से कई अंग्रेजों को घायल कर दिया हुआ था, उनकी चटनी बना दिया हुआ था, लेकिन उनको लगा, भारतीय जनता को अर्थात अमृतसर पंजाब के लोगों को लगा कि हमने अभी 5 अंग्रेजों को घायल किया हुआ है, मारा हुआ है, अगर हमारे इन भाइयों को नहीं छोड़ेंगे तो हम पूरे चौकी या थाने को समाप्त कर देंगे। तो यही योजना बनाते हुए पंजाब की जनता ने शाम को जो है कि एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी गई, और वो चिट्ठी पूरे पंजाब के लोगों में की गई कि कल जो है कि बैसाखी का दिन है 13 अप्रैल के दिन, और सायं 4:30 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे और पास की चौकी में जाकर के हमला बोलेंगे और वहां के सारे अंग्रेजों को समाप्त कर देंगे। लगभग 20,000 लोग इकट्ठा होने थे। ये बात पता चली एक हंसराज नामक व्यक्ति को, उसने जाकर के ये सारी बात चिट्ठी के माध्यम से बताया हुआ था। वहां पर उस समय जो कमांडर था, जो चीफ था, जो गवर्नर था, उसका नाम था REH डायर। पूरा नाम है एडमंड हैरी डायर, रेजिनाल्ड एडमंड हैरी डायर और एमओ डायर। ये 2 डायर ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने आकर के बिना कुछ कहे हुए सिर्फ 3 सेकंड में 16 राउंड गोलियां चलवा दी। इसमें बहुत सारी जनता जो है कि मारी गई, हजारों हजार लोग मारे गए, 2 से 3 हजार लोग घायल हुए। इसके जांच के लिए हंटर कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष, है ना, अंग्रेज में से कमेटी थी, उसमें 5 लोग थे, 3 अंग्रेज, 7 लोग थे, जिसमें से 5 अंग्रेज और 2 भारतीयों को बनाया गया था। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया। गांधी जी आए, उन्होंने अपनी बात कही। गांधी जी को जो है कि गए लंदन मुकदमा चलवाने के लिए, लेकिन उन पर कोई नहीं सुनवाई की गई। इसके बाद क्या होता है, सारी घटना उन्हीं का परिणाम होती है। तो ये है अमृतसर पंजाब की घटना।
आगे चीज में बताता रहूंगा, स्टोरी बड़ी है दोस्त, इसलिए हमको एमसीक्यूज करना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? लगान न देने के आंदोलन का सुझाव दिया था कि लगान नहीं दिया जाएगा, है ना। किसने दिया हुआ था? अबुल कलाम आजाद ने, गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, स्वामी श्रद्धानंद ने। तो लगान ना आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था लगान ना देने पर। तो लगान ना देने पर दोस्त ये सुझाव दिया था किसने? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, कि लगान नहीं देंगे, गुजरात फिर खेड़ा आंदोलन में, ठीक है। अगला है जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है मित्रों? बताएंगे। बंगाल का बंटवारा क्या है? रानी दुर्गावती की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। 1857 का संग्राम बिल्कुल नहीं है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये तो है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। जनरल डायर, इसको जनरल डायर का मतलब है यहाँ पर डायर ब्रदर्स का नाम था। एक दो व्यक्ति थे, एक नहीं है, ये दो व्यक्ति हैं, समझ में आया आपको? ये दो व्यक्ति हैं, डायर ब्रदर्स कहा जाता है। डायर ब्रदर्स, डायर ब्रदर्स में से कहा जाता है इनको। ये दो लोग हैं दोस्त। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। उन बात को समझना है। दो लोग हैं। पहले का नाम है R.E.H. डायर। इसका पूरा नाम है रेजिनाल्ड एडमंड हैरी डायर। और इसका नाम है माइकल डायर, जिसको कहा जाता था शॉर्ट में एमओ डायर, ठीक है। आप ये बात समझ पा रहे हैं? ये चीज है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उस समय वायसराय कौन था दोस्तों? तो जल्दी से प्रश्न का आंसर दे सकते हैं आप कि उस समय वायसराय था चेम्सफोर्ड या मिंटो या लॉर्ड डलहौजी या कर्जन। कर्जन का समय दोस्त सन 1905 के समय आपने बंगाल विभाजन में सुना होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। डलहौजी भी नहीं है, 1857 के समय की बात हो रही है ना। लॉर्ड मिंटो क्या ये है? मिंटो था, बताइए। तो चेम्सफोर्ड था, जल्दी सुनाए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ना तो ये मिंटो है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा दोस्त? लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद पहले घटी थी? पहले नहीं, बाद नहीं, पहले घटी थी। जलियांवाले बाग की घटना जो है कि सबसे पहले घटती है किस घटना के बाद? जलियांवाले बाग हत्याकांड या नरसंहार के पहले कौन सी घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग के पहले जो घटना होती है दोस्त, उसका नाम है क्या? बोलेंगे असहयोग आंदोलन। ये तो साथी 1920 की बात है, तो बाद की बात हो जाएगी, है ना। रॉलेट एक्ट ये 1919 की बात है दोस्त। तो 1919 13 अप्रैल हुआ था, लेकिन ये जो घटना है रॉलेट एक्ट, तो ये 19 मार्च की घटना है। ये है 19 मार्च सन 1919 की, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो होता है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 1919 है। और साइमन कमीशन का आगमन जो होता है सन 1928-27 में, 1927। तो आप बताइए इसका आंसर पहले क्या हो सकता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये बाद में आया है, ये आ जाएगा आपका रॉलेट एक्ट 19 मार्च सन 1919। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, आतंकवाद अपराध अधिनियम, या इसे काला कानून के नाम से जाना जाता था, है ना। इसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइएगा। कहा गया है कि ऊधम सिंह ने लंदन में मारा, किसको मारा? ऊधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? लॉर्ड हार्डिंग को? बिल्कुल नहीं। जनरल डायर को? जनरल डायर में से किसको था? माइकल ओ डायर को मारा हुआ था। तो जनरल डायर की बात तो गलत हो जाएगी, इसमें किसको मारा हुआ था दोस्त, ये बात। तो लॉर्ड विलिंगटन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड माइकल ओ डायर सर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। कहा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग ले लिया हुआ? वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग लिया हुआ था वो व्यक्ति हैं दोस्तों, कौन कौन से? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि से हटा दिया हुआ था? इन्होंने अपनी उपाधि को लौटा दिया हुआ था। वो कौन सी उपाधि थी?
बोलेंगे नाइटहुड की उपाधि। क्या थी? नाइटहुड की उपाधि या सर कहा जाता है। नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दिया हुआ था किसने? बोलेंगे क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर। मदन मोहन मालवीय, यहां से कोई मतलब नहीं है इनका, इन्होंने कोई उपाधि नहीं लौटा। शंकरन नायर, ये इन्होंने लौटे थे वायस राय की कार्यकारिणी से। वायस राय की कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ था। इस परिषद से इस्तीफा दिया, ठीक है, ये बात थी। और तो तीनों नहीं हो जाएगा इसमें, ये बात है शंकर नायर और, लेकिन इसमें कहा गया है कि वायस राय की कार्यकारिणी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आइए। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? किस घटना के कारण? काकोरी कांड। काकोरी कांड दोस्त होता है, कब होता है? ये घटना है सन 1924। काकोरी नामक स्थान है, ट्रेन का नाम था इसमें जिसको लूटा गया था। ट्रेन या रेल, इसको लूटा गया था, इसका नाम था 8 डाउन, है ना। 1924 में लखनऊ के पास एक काकोरी नामक स्थान है, वहीं पर किन लोगों ने? HRA के लोगों ने, किन लोगों के द्वारा? HRA, इसको कर देते हैं HRA क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA का क्या था? HRA के लोगों द्वारा HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी सन 1924, इसी में से HRA कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है कि HRA के लोगों में कहां पर किया होगा? स्थान पूछ सकता है आपसे, बोलेंगे कानपुर। कहां पर दोस्त? कानपुर शुक्लागंज। कानपुर शुक्लागंज में इसकी स्थापना किया हुआ था। यहां पर से राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य पूछ सकता है आपसे कि बताएं यहां पर कौन कौन से सदस्य हुआ करते थे? बोलेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, है ना, योगेश चंद्र चटर्जी, है ना, चंद्रशेखर आजाद प्लस डॉट में काफी सारे लोग थे। इन लोगों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया हुआ था, है ना, जो सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर अर्थात उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी उत्तरी जो जिला है, सहारनपुर से ये जा रही थी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहीं पर इस ट्रेन को रोकते हैं लखनऊ से पहले, उस समय काकोरी नामक स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्त क्या है? चौरी चौरा घटना जो होती है, इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा, क्योंकि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया हुआ था। तो ये 4 फरवरी सन 1922 की दोस्त घटना होती है ना। कहां पर है? बोलेंगे गोरखपुर में है, गोरखपुर। और गोरखपुर में स्थान है, इसका नाम है चौरी चौरा। वहीं पर जो है कि चौरी चौरा यहां पर है, और यहीं पर 23 सिपाहियों को, 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। जिंदा जला देना यही कारण था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया हुआ था, ठीक है ना। ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग, अच्छा यही हुआ। अगला क्वेश्चन है
कि असहयोग आंदोलन के स्थान संबंधी घटनाओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। चौरी चौरा घटना, मतलब कि यहाँ पर स्थान संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है, कौन पहले हुई कौन बाद में हुई, इस बात को आपको समझना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, है ना, समझना है। जब तक आप डीप में इसका नॉलेज नहीं होगा तो नहीं कर सकते। देखिए जरा, चौरी चौरा पुलिस जो गोलीकांड होता है, ये होता है 4 फरवरी सन 1922, ठीक है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये घटना क्या होती है, चौरी चौरा पुलिस गोलीकांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, हो जाता है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, फिर इसके बाद ये पुलिस थाना को जलाया जाता है। गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन, ये नहीं होता है। गांधी जी की गिरफ्तारी, तो गांधी जी फिर स्थगन भी कर दिया और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। पहले गोलीकांड होता है या वहां पर जो है कि कुछ मुठभेड़ हो जाती है, इसमें 3 लोगों को, भारतीयों को मारा जाता है। ये जो भीड़ ने उग्र रूप ले लिया, उग्र रूप लेकर के पास की चौकी में गए, 23 को पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। इसके बाद गांधी जी ने बिना सोचे समझे इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, ये बात। अगले प्रश्न को आइए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम लगाइए। कूट के हिसाब से आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड हुआ या असहयोग आंदोलन के स्थगन हुआ या बारदौली सत्याग्रह प्रस्ताव हुआ, बताइए इसका ऑप्शन कौन कौन से आए। तो चौरी चौरा कांड आपने जाना कि 4 फरवरी सन 1922 की घटना हो जाती है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 का स्थगन हो जाता है ना। तो स्थगन जो तो बाद में होता है ना, पहले घटना हो जाती है तो पहला हुआ ये, फिर दूसरा हो जाएगी। बारदौली सत्याग्रह तो बाद में आता है, 1930 की घटना हो जाएगी। तो पहला दूसरा और तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा, अर्थात ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है। अगले प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में किसका युग्म सही नहीं है। सही नहीं है, इस बात को देखना है, ये चीजें आपको देखना है कि नहीं बोला इसमें, तो क्या नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या ये हुई थी 1885 को, बिल्कुल सही है, 1885 को होती है। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था, बिल्कुल सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1919 को हुआ, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन 1930 को हुआ था, बिल्कुल गलत है, क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1930 नहीं, ये हुआ था साथी 1920 को, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, अब सही बताना है आपको, ठीक है। कि क्या सही बताना है आपको कि 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, क्या बात सही है। भगत सिंह को फांसी 1931 में दिया हुआ था, यह बात तो सही है कि भगत सिंह को फांसी जो दिया हुआ था वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ठीक है। और इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का आरंभ जो हुआ था वो 1921 में हुआ था, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1920 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1920 में सत्याग्रह होता है, ये तो ये भी गलत हो जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में आता है भाई, कब आता है, 1919 में आता है ना। ये 1920 की घटना हो रही है, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, उसमें सही बताया गया है ना, ये भी घटना गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एलिमिनेट करके भी आंसर आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को आइए जरा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया हुआ था। मैं 1 वर्ष में स्वराज दिला दूंगा। गांधी जी साबरमती आश्रम में थे और उन्होंने एकदम से जोशिया गए कि आजादी तो भाई दिला के रहेंगे, और कसम खाया कि मैं इस साबरमती आश्रम में कदम तभी रखूंगा जब देश को आजादी दिला दूं, ये कसम खाई। और वो आंदोलन कौन था, असहयोग आंदोलन। दोस्तों वो आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन, या असहयोग आंदोलन के समय था, असहयोग आंदोलन के समय था या डांडी मार्च के समय था, बताइए। डांडी मार्च के समय है या असहयोग आंदोलन के समय है, बिल्कुल गलत है, असहयोग आंदोलन के समय नहीं है। असहयोग आंदोलन चूंकि 1920 में रहता है। डांडी मार्च है वो 12 मार्च सन 1930 से प्रारंभ होकर के 5 अप्रैल सन 1919 तक चलता है, और ये 24 दिन की घटना सन 1930 तक, ठीक है।
और इसमें टाइम पीरियड पूछा गया है कि कितने दिन लगा था, डेज 24 दिन, ये पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस में, ठीक है। असहयोग आंदोलन का समय 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन का समय, तो गोलमेज सम्मेलन तो पहला होता है, पहला दूसरा और तीसरा, तो पहला जो होता है वह 1930 का, और दूसरा है 1931, और फिर तीसरा 1900, ये घटना हो जाती है। तो ऑप्शन देखना है आपको, स्वराज का नारा, 1 वर्ष में स्वराज दिला दूंगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि का नाम मतलब क्या है, आपको ये समझना है या बताना है? बताइए भाई। चौरी चौरा कांड की का वास्तविक तिथि, ऑप्शन आपके सामने है। फरवरी 5, 1922, फरवरी 4, 1922, फरवरी 2, 1922। अभी हमने कितनी बार आपको बताया, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन है कौन सा? बी, 4 फरवरी 1922 की घटना होती है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को शराब की दुकान पर 2000 लोगों ने धरना दिया, जिसमें से वहां पर जो पास की चौकी थी, उन लोगों ने, जो कांस्टेबल आए, उन लोगों ने मना किया कि यहां पर धरना मत दीजिएगा, इसमें मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें गोलीबारी भी होती है, जिसमें 3 भारतीयों की हत्या कर दिया जाता है। उस भीड़ के द्वारा जो 1997 लोग बचते हैं, वो लोग जाकर के पास की चौकी में लगभग 22 कर्मी थे, पुलिसकर्मी, और एक हेड कांस्टेबल सहित कुछ 23 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। इससे दुखित होकर के गांधी जी ने, चूंकि कहा हुआ था कि हम असहयोग करेंगे लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, अगर हिंसा हुई तो मैं इस आंदोलन को स्थगित कर दूंगा, वही किया गांधी जी ने, बिना सोचे समझे इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिससे बहुत ही जनता आक्रोशित हुई। नेता भी उनके विषय में बहुत ज्यादा, मतलब कि इनसे तालमेल नहीं खाने लगा। तो गांधी जी के इस बयान को लेकर के भी कई बार प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप समझ पाएंगे, इसका आंसर क्या हुआ, 4 फरवरी 1922। तो आपने जाना कि इस तरीके से हम लोग आधुनिक भारत में देख लेते गांधी युग और उसके एमसीक्यू, जो कि सभी एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, है ना। इसी तरह की सीरीज को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे, और मिलते हैं साथी अगले क्लास में। तब तक के लिए क्लास को देखेंगे और मिलते हैं साथी नेक्स्ट टाइम में। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।